हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम लोग मगध के बारे में। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और अध्ययन को, और हम लोग पढ़ाई करते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि आधुनिक बिहार में पड़ता है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो था वह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, आधुनिक बिहार में पड़ता है। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे का खादान, जो कि आधुनिक झारखंड में पड़ता है, आसानी से उपलब्ध थी। तो एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, और दूसरे यह कि लोहे की खादानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जो कि लोहे की खादानें वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में पड़ गया है, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। प्रारंभ में राजगिरी, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। तो प्रारंभ में राजगीर जो थी, तो प्रारंभ में राजगिरी मगध की राजधानी थी, जिसे हम लोग वर्तमान में क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं। तो उस समय राजगिरी नाम था। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। तो राजगिरी का शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। तो बाद में 4ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है, पटना, और राजगिरी को वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं, और पाटलिपुत्र को वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। अब हम लोग आगे चलते और पढ़ते हैं एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। लगभग 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्टार्ट किया था। उनके पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। तो उनके पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक थे, उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। भाषाएं और लिपियों को हम लोग देख लेते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वह प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरेमाइक और यूनानी भाषा में। तो पश्चिमोत्तर से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह अरामाइक और यूनानी भाषा में मिले हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो प्राकृत के अधिकांश अभिलेख जो मिले हैं वह ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। तो पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख जो है वह खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतया मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से यूनानी राजदूत आए थे, तो मेगस्थनीज आए थे। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ
भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। तो अर्थशास्त्र के कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। तो चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। साम्राज्य का प्रशासन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में कैसा प्रशासन था, इसके बारे में। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक था राजधानी पाटलिपुत्र, तो एक थी राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। एक थी राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे। 5 में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी 4 प्रांतीय केंद्र थे। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश यानी उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े, विविध और भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदानें के लिए उपयोगी थी। तो सुवर्णगिरी जो है सोने की पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी थी। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। तो मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करता था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोही, 5वीं का रथारोहियों तथा 6ठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमितियों का दायित्व भिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शुल्कारों की नियुक्ति करना। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे उसके बारे में। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करती हैं, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार का निरीक्षण करती हैं, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महात्म नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था इसके बारे में। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया।
इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे महाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और राजवाड़े स्थापित होने लगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेना के लिए हाथी पकड़ना, उसके बारे में। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें यह लिखा गया है: हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। वीडियो में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत के बारे में। तो हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।